गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो व्यापारिक संस्थाएं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब व्यापारिक संस्थाएं कितने तरह की होती हैं, फॉर्म्स, रूप। तो इसके जो रूप हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 रूप हैं, 5 तरह के होते हैं, 5 फॉर्म्स में होता है। पहला है नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। थर्ड है पार्टनरशिप। फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आपके 5 फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें कि आपका पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखिए, उसका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके मीनिंग, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग के जो दो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? द मीनिंग, द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। यानी कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन की जा रही है, गवर्न की जा रही है, मतलब मैनेज और कंट्रोल किया जा रहा है बाय एन इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन के द्वारा। इंडिविजुअल का मतलब है कि एक मनुष्य, सिंगल मनुष्य की बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो वो उसे ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हु, कौन? जो कि रेसिपिएंट है, हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। यानी कि ये जो सिंगल पर्सन है, इसको प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट इसे मिलेगा। और एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, और जो भी रिस्क होगा उसका बियरर भी वो इंडिविजुअल ही होगा। कहने का मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल जो इस बिजनेस का के प्रॉफिट का रेसिपिएंट होगा और रिस्क का बियरर होगा, और जो इस बिजनेस को, इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बोली जाएगी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बोली जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसके फीचर्स से। फीचर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1, फीचर का मतलब होता है विशेषताएं। क्या फ़ायदे हैं इसके, या फिर क्या विशेषताएं इसकी? नंबर 1, देयर इज़ नो सेपरेट लॉ टू गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। जैसे कि कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट होता है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट होता है, इस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है। ये इसका एक फीचर है। सेकंड है ऑनर इज़ पर्सनली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ इट्स डेब्ट्स। तो जो ऑनर होता है वो डेब्ट्स, यानी कि जो उधारी होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनको पे करने के लिए पर्सनली लायबल होता है। अगर उसकी लायबिलिटी बिजनेस के एसेट से ज़्यादा होती हैं तो वो उनको पे करने के लिए पर्सनली लायबल होगा, मतलब उसकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उससे उन्हें पे करेगा। दैट मीन्स ही हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड है ही इज़ सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एज वेल एज प्रॉफिट। यानी कि सोल प्रोप्राइटर होता है वो
अगर बिजनेस फेल हो रहा है तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा, और जो बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए भी वही रेस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कि जितना प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट उसी का होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी उसी का होगा। अब हम बात करेंगे मेरिट्स की। एक सोल प्रोप्राइटर्स के मेरिट्स यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के गुण क्या हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स की बात करेंगे यहाँ पर। अब हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटर के मेरिट्स की, गुण फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। नंबर 1, क्विक डिसीजन मेकिंग एज देयर इज़ नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। जब आपको किसी और से सलाह करने की ज़रूरत नहीं है तो उस टाइम पे आप अपने डिसीजंस जो हैं वो जल्दी ले सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर के केस में आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसी वजह से आप जो डिसीजंस लेते हैं वो क्विक लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं। नेक्स्ट है कीप बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी। इसका मतलब है बिजनेस ऑपरेशन जो होते हैं वो उत्साह से भरे होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं और सीक्रेट रहते हैं, गुप्त रख लेते हैं आप। जब सिंगल पर्सन है और उसके बारे में अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशंस हैं तो वो खुद तक सीमित रखता है, तो सीक्रेसी बनी रहती है। नंबर 3 है सोल ओनर ऑफ द प्रॉफिट अर्न, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो जो प्रॉफिट अर्न हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन से उसका सोल ओनर होता है। सोल ओनर मतलब सिंगल ओनर होता है। दैट मीन्स मैक्सिमम इंसेंटिव फॉर द हार्ड वर्क, यानी जो उसने कठिन काम किया है, जो हार्ड वर्क किया है, उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव रिसीव होता है। नेक्स्ट है आपका एनक्लोज द बिजनेस एट हिज ओन वेज, यानी कि आप कभी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और कभी भी उसे क्लोज कर सकते हो। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी अथॉरिटी से किसी भी तरह की राइट लेने की या फिर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कम्प्लीटली आपकी इच्छाओं पर, आपकी विल्स पर डिपेंड होता है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस यानी कि हदें, सीमाएं। तो क्या आप नहीं कर सकते, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। सो नंबर 1, लैक ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ मेजर ड्रॉबैक इन द साइज एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, उसको एक्सपेंड करना है बेसिकली, तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो सबसे ज़्यादा फेस करनी होती है रिसोर्सेज ऑफ, यानी कि फाइनेंस के रिसोर्सेज की। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए और पैसा आपके पास इतना होता नहीं है, तो आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ईजीली लोन प्रोवाइड नहीं करती ताकि आप अपने बिजनेस के साइज़ को बढ़ा सकें। तो ये इसकी एक लिमिटेशंस है, मतलब ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है आपका डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट, बैंकरप्टी। इन सभी की वजह से, डेथ की वजह से, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट्स और बैंकरप्टी की वजह से आपको जो बिजनेस है वो
बंद भी हो सकता है, वो बंद भी हो सकता है। कैन लीड्स टू बी इट्स क्लोजर, यानी कि उसके बंद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है एन अनफेवरेबल डिसीजन कैन क्रिएट बर्डन ऑन द ऑनर, वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है जी। लास्ट की अगर हम बात करते हैं, इज नॉट, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इज नॉट बैलेंस्ड एज ऑनर कैन नॉट एक्सेल इन ऑल मैनेजरियल टास्क। डिसीजन ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो, जो डिसीज़न ऑनर ने लिया है ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि जो ऑनर होता है सभी मैनेजरियल स्किल्स में या फिर टास्क में एक्सपर्ट नहीं होता, उसे हर उसकी जानकारी नहीं होती। ठीक है, चलिए जी, आपको सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स हो गए हैं, मेरिट्स हो गए हैं और लिमिटेशंस हो गई हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या है? दिस इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, this is the form of organization wherein the business is owned and carried by the members of Hindu undivided family। ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑन और कैरीड किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के द्वारा, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो इस बिजनेस को रन करते हैं। बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज द इन द बिजनेस इज बर्थ इन ए पार्टिकुलर फैमिली, यानी कि एक पार्टिकुलर फैमिली के मेंबर आप बाय बर्थ हो जाते हो। अब जैसे ही आपका जन्म होता है आप उस फैमिली के मेंबर भी बन जाते हो और उस बिजनेस की भी आपको मेंबरशिप मिल जाती है। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स, तो और आने वाली जो 3 जनरेशन हैं वो उस बिजनेस की यानी कि जो फैमिली बिजनेस है उसकी मेंबर्स बोली जाती हैं, उसकी मेंबर्स काउंट की जाती हैं। बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर। बिजनेस है वो कंट्रोल किया जाता है फैमिली के हेड द्वारा, और ये हेड कौन होता है? जो इस परिवार का सबसे वृद्ध, सबसे ओल्ड जो पर्सन होता है वो उसका हेड होता है, वो उस फैमिली बिजनेस का हेड होता है, और उस हेड को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। एंड इज कॉल्ड कर्ता, यानी कि जो फैमिली का हेड होता है, जो सोल में जो मेन मेंबर होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट। मेंबर्स का जो राइट होता है वो इक्वल होता है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर, यानी कि जो उनके पूर्वज होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उस पर हर मेंबर का इक्वल राइट होता है। एंड दे आर नोन एज को पार्सनर्स, और ये जो मेंबर्स होते हैं इनको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं? को पार्सनर्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस की। सबसे पहले फीचर्स। सो
फीचर्स मतलब विशेषताएं, फीचर्स मीन्स विशेषताएं। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो क्या है? फर्स्ट इज द फर्स्ट फीचर है बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। यानी कि बिजनेस के अंदर मेंबर होने के लिए आपको किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के जो फैमिली बिजनेस है उसके मेंबर तो आप बाय बर्थ ही बन जाते हैं। सेकंड है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली। दैट मीन्स इस फैमिली के अंदर कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। और जो पूर्वजों की जो संपत्ति है वो इनके द्वारा इनहेरिटेड यानी कि हायरार्की होनी चाहिए। इक्वल वो बटेगी, उनका इक्वल राइट होता है उस पर। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता। यानी कि सारे मेंबर्स जो होते हैं इस फैमिली के, उन सब की जो लायबिलिटी होती हैं एक्सेप्ट द कर्ता को छोड़कर। यानी कि कर्ता को छोड़कर जो भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू देयर शेयर ऑफ को पार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। कितने शेयर तक? जितना शेयर उनका उस प्रॉपर्टी के में है। यानी कि जितना शेयर एक मेंबर का जितना शेयर एक प्रॉपर्टी में होता है वहीं तक उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। बट द कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन जो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि कर्ता अगर कोई लायबिलिटी ऐसी होती है कि इसकी पेमेंट सारे मेंबर्स के शेयर के पैसे लेकर भी अगर उसकी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं होती है तो उस केसेस में जो कर्ता होगा वो अपनी पर्सनल एसेट से उस लायबिलिटी की पेमेंट करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है कर्ता कंट्रोल्स द फैमिली बिजनेस एंड हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग टू ऑल। जो कर्ता होता है वो इस फैमिली बिजनेस को बेसिकली कंट्रोल करता है। तो कर्ता उस फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करता है और उसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो फैमिली के हर मेंबर्स को मानने पड़ते हैं। ऑल द मेंबर्स आर यानी कि वो क्या है, वो बाइंड है, आर बाइंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। उसके रूल्स को या फिर उसकी जो डिसीजंस हैं उनको एज्यूम करने के लिए, उनको मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। यानी कि जो बिजनेस है वो कर्ता की डेथ के बाद भी चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट एल्डेस्ट बिकम कर्ता। कर्ता की डेथ के बाद जो दूसरा उसके बाद जो दूसरा पर्सन जो ओल्ड होता है वो उसका कर्ता बन जाता है। नेक्स्ट है माइनर्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो माइनर्स होते हैं वो उस जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसके मेंबर्स हो जाते हैं। माइनर्स वो होते हैं जिनकी एज 18 से कम होती है। यानी कि जो 18 से कम उम्र के लोग होते हैं उनकी वो माइनर्स बोले जाते हैं। अब बात करते हैं हम
अब बात करते हैं मेरिट्स की। एज कर्ता हैज़ कंट्रोल ओवर द बिजनेस, कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग मेंबर्स और इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग इज़ अवॉइडेड। क्योंकि कर्ता का बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होता है, इस वजह से मेंबर्स के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस हो रही है तो उसका डिसीजन मेकिंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, उनको अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर नोट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज़ नोट एट स्टेक। यानी कि बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उनको टर्मिनेट नहीं किया जाता और बिजनेस जो है वो रुकता नहीं है, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। थर्ड है, लायबिलिटी ऑफ co-partners is limited to their share and their risk is well defined and precise। यानी कि co-partners की जो लायबिलिटी होती है वो पहले से ही डिफाइन होती है और उनका जो रिस्क है वो भी प्री डिफाइंड होता है, यानी कि वो रिस्क, अगर रिस्क होता है या फिर लॉस होता है तो वो कितना लॉस बियर करेंगे और उनका कितना शेयर होगा बिजनेस के अंदर। एंड द लास्ट मेरिट्स ऑफ द HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लास्ट मेरिट क्या है? एज अ बिजनेस इज़ रन बाय फैमिली, लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन इज़ रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि जो बिजनेस है वो फैमिली रन करती है तो उस केसेस में ईमानदारी और कोऑपरेशन हमें इजीली मिल जाता है फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है। अब बात करें लिमिटेशंस की, यानी कि हदें, क्या हदें हैं इसकी। नंबर 1, फेसेस प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज बिजनेस इज रन ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विच लिमिट्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस है उसको कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना होता है, क्योंकि आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो तो फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है आप उसको बढ़ाने, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सीमित है, आप वहीं पर ही अपना बिजनेस कर सकते हो, उसको एक्सपेंड करना इजी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ यूज टू रिपे द डेब्ट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लायबिलिटी रहती है पे करे बिना तो उसके लिए जो कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उससे उसकी पेमेंट की जाएगी। कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता मे कॉज कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग देम एंड मे ब्रेक डाउन द फैमिली यूनिट। इसकी जो बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर कोई कर्ता किसी का शोषण करता है, किसी को डोमिनेट करता है, डोमिनेंस करता है, तो उस केसेस में फैमिली मेंबर्स की जो यूनिट है, फैमिली की जो यूनिट है उसके टूटने का डर रहता है। ठीक है जी। तो ये थे इसके लिमिटेशंस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे के जो भी फॉर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपको 2 फॉर्म कराऊंगा, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए एक क्लास अलग होगी। थैंक यू सो मच।